नमस्ते बच्चों। क्लास 9 विषय हिंदी। क्षितिज। क्षितिज में पहला लेसन दो बेलों की कथा। दो बेलों की कथा के लेखक हैं प्रेमचंद। अब हम सबसे पहले प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ेंगे। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। दो बेलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। दो बेलों की कथा। दो बेलों की कथा यानी यहाँ पर दो बेल हैं। दो बेल सीधे साधे हैं, पछही जाति के हैं। किसान वर्ग किस तरह अपने पशु से प्यार करता है और पशु भी कैसे अपने मालिक को चाहते हैं। यहाँ कोई अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती है और उनमें सिर्फ जो भावात्मक संबंध है कृषक का और पशु जगत का, दोनों का ही संबंध बताया। और यही पशु किस तरह आज़ादी के लिए वह संघर्ष करते हैं और कैसे उनको स्वतंत्रता मिलती है। और वही आंदोलन हमारे देश में जो भारत में हुआ था वह भी बताया है। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। सबसे पहले हम किसी को भी यानी सबसे महान मूर्ख है तो हम क्या कह देते, गधा है। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी नीरा पद, सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। यानी गाय को हम जितना सीधा मानते हैं, लेकिन जब ब्याई हुई रहती है वह तो सिंह का रूप भी धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, वह काटने के लिए दौड़ता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुल्लेल कर लेता हो, यानी क्रीड़ा कर लेना, खेल लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख, दुख,
लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। यानी जिस तरह ऋषि मुनियों में कोई राग द्वेष ईर्ष्या नहीं रहती है, वैसे ही गधा भी बिल्कुल सीधा जानवर बताया है, पर आदमी उसे क्या कहता है? बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों? अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। यानी भारत के लोग भी वैसे ही सीधे साधे बताए गए हैं। जैसे है ना, गधा है वह कभी कुछ बोलता ही नहीं, वैसे भारत के लोग भी हमेशा शांतिपूर्वक ही हर बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारी बात को कोई सुनता नहीं है। अफ्रीका में हमारा जितना अपमान हुआ था, गांधी जी ने वह सारी बातें हमें बताई थी। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ है बचिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा, यानी दूसरे नंबर पर, जो गधे से दूसरे नंबर पर आता है वह बैल है। बैल को भी सीधा बताया है। यहाँ पर झूरी काची के पास 2 बैल हैं, हीरा और मोती, दोनों पचाई जाति के। दोनों बैल कौन सी जाति के हैं? पचाई जाति के। और उनका शरीर कैसा है? देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। देखिए, हम मनुष्य वो बोल सकते हैं, हम भाषा से, मौखिक और लिखित दोनों रूपों से हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन यह तो मुख भाषा है, यानी वह अपनी भाषा में ही समझा सकते हैं, वो बोल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मनुष्य कहता है हम इस संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की गुप्त शक्ति के द्वारा ये दोनों बैल एक दूसरे को अपनी मुख भाषा से बहुत ही अच्छे से समझ जाते थे। इसीलिए यहाँ लेखक ने कहा है कि मनुष्य श्रेष्ठता का दावा करता है, लेकिन यह वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फूसफूसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी, यानी दोनों बैलों में, हीरा और मोती में, कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। यानी दोनों में इतनी घनिष्ठता थी कि वह जैसे काम कर रहे थे, यानी किसान उसके खेत में ले जाकर उनसे काम करवा रहा था, तो वो बैल एक दूसरे को मुख भाषा में ही कह रहे हैं, और कि उसका जो वजन है वो मेरे पर आ जाए, यानी उसका हल्का हो जाए। तो दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को
चाट चुटकर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। इस तरह में इनमें घनिष्ठता थी। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बेलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। सही बात है कि जूरी ने भेजा गोई के ससुराल। अब क्यों भेजा वह उसको नहीं पता था। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा या बुरा, कौन जाने। पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आना यानी बहुत मशक्कत करना। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? देखिए, यहाँ पर दोनों ही बैल अपनी मुख्य भाषा में कह रहे हैं कि मालिक ने हमारे साथ इतना अन्याय क्यों किया कि हमारे से अगर थोड़ा और काम लेना होता तो हमसे काम ले लेते, हम काम कर लेते। कभी हमने सर ऊंचा करके कभी बात नहीं की कि इस तरह कभी कुछ भी नहीं मांगा, तो फिर ऐसा क्यों करा? अब ये दोनों ही समझ तो रहे नहीं थे पर एक दूसरे को अपनी मुख्य भाषा में बता रहे थे। जिससे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। अब दोनों ही बैल चले गए गोई के वहां पर। अब वहां पर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था पर क्या करे, उनको वहां जाना ही था। गए, दोनों ने अपनी मुख्य भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। जहां उनको मोटी रस्सी से बांधा गया था वो बहुत ही मजबूत थे, लेकिन फिर भी उन दोनों बैलों ने तोड़ दिया और तोड़कर वह भागे। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक दूसरे झटके में रस्सियां टूट गई। जूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। ये दोनों ही बैलों की देखना किस तरह की है न, वहाँ गोई के ससुराल भेजा तो अब ये दोनों ही बैल किस तरह का विद्रोह करके और वहाँ से विद्रोह में स्नेह उनमें जो झलक रहा था वह देखने को मिला कि वहां से कैसे वह लौटे। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। यानी किसान में और बैलों में जो ये प्रेम था वह बहुत ही गदगद करने वाला, यानी बहुत ही खुशी प्रदान करने वाला था। और जूरी ने उन दोनों बैलों को गले लगा दिया और प्रेमालिंगन और चुंबन किया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई भूसी। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। देखिए यहाँ पर एक दूसरे के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, कह रहे हैं कि ये बैल नहीं है, बैल
यानी ये इस जन्म के आदमी, देखिए यहाँ पर मनुष्य की तरह बता रहे कि पशु है वह भी किस तरह मनुष्य से भी ऊंचा है, इसका प्रतिबंध करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बेलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बेल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बेलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? यह झूरी कह रहा है कि तुम्हारे भाई ने वहाँ उसको कुछ नहीं दिया होगा तो बेचारी ये क्या करे। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बेलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बेलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। यहाँ पर ये स्त्री का कहना है, झूरी को बता रही है कि हम यहाँ पर अगर हम बेलों को खिलाते हैं तो बेलों से इतना काम भी लेते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी कि बेलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बेलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते? मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाल आ। न दादा, पीछे से तुम ही उन्हीं किसी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बेलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बेलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बेलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की चढ़ी से भी न छूता था, यानी इतना प्यार करता था झूरी। लेकिन यहाँ पर उनके साथ अब क्या क्या हो रहा है कि उनको सही है न भूसा भी नहीं मिल रहा है। अब दिन ब दिन वह जब अच्छा खाने पीने नहीं मिलेगा तो शरीर दुबला हो जाएगा। तो वैसे ही उनको भी अच्छा खाना पीना नहीं मिला, रूखा सूखा न भोजन मिला, तो वह भी वैसे ही दुबले पतले होते गए। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत, सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरह आंखें तक न उठाई। अब ये भी दोनों देखिए, यहाँ पर आज उनके वहाँ उस जगह जहाँ बांध रखा था वहाँ पर उनको भोजन, वहाँ पर उनका सूखा भूसा डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने एक आंख ऊंची करके भी नहीं देखा। दूसरे दिन गया ने बेलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। किसका गुस्सा न काबू से बाहर हो गया था? मोती का। मोती को बहुत गुस्सा आ गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बेल का जन्म लिया है। अब दोनों ही अपनी मुख भाषा में कह रहे हैं, ठीक है जो हो रहा है होने दो, अब मार पड़ेगी, मार भी खा लेंगे। बेल जाति का जन्म है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा में भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया,
नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की, अब देखो ना यहाँ पर ये छोटी सी लड़की कौन है। उस समय छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों की मुंह में देकर चली गई। अब देखना यहाँ सिर्फ 2 रोटियां, बेलों को 2 रोटियों से क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी संतुष्टि, यहाँ पर जो संतुष्टि बताइए उन दोनों बेलों की, वह देखेंगे। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। अब ये कहने लगे कि यहाँ पर भी किसी सज्जन का, यानी यहाँ पर भी कोई अच्छे इंसान रहते हैं। इस लड़की को देखकर जो लड़की ने इन दोनों बेलों के साथ व्यवहार किया, यानी 2 रोटियां चुपचाप ला के और उन दोनों बेलों को एक एक खिला के चली गई। लेकिन यहाँ पर वो प्यार जो आ गया, जो स्नेह आया, उसी स्नेह से इन दोनों बेलों की भी बात सुनेंगे। लड़की कौन थी? भेरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बेलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। अब यहाँ पर ये लड़की बताइए, 2 बैल बताए, ये लड़की है 2 रोटियां लेकर आई है, उनको खिला रही है। यहाँ सिर्फ एक आत्मीय प्रेम, उसी प्रेम से यहाँ ये दोनों बैल ठहरे हुए। अब आगे क्या होता है? दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। लेकिन 2 रोटियों से उन्हें संतुष्टि। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हैं? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है। जो इस घर का मालिक है, यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। अब दोनों बैल आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी यही बताया कि स्त्री जाति पर हाथ उठाना मना है, स्त्री जाति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। इसीलिए इन दोनों बैलों में आपसे जो वार्तालाप हुई तो बोला, नहीं, स्त्री जाति पर हाथ चलाना यानी सींग चलाना मना है। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ, तोड़ा कर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? एक प्रश्न था। अच्छी मोटी रस्सी से बांध दिया था, इसलिए ये रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ। उस लड़की ने उन दोनों बैलों की जो मोटी रस्सियों से बांधा गया था, तो वो रस्सियाँ खोल दी। चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए, यानी नाकों में नाथ डालना, यानी वो पशुओं को बांध के रखते हैं, नाक से वो रस्सी बांध कर, तो इसलिए वह कहीं भागेंगे नहीं। उसने गरा खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे।
मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों बैल भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे। देखिए, पहली बार तो वो भाग करने बराबर जूरी के वहाँ चले गए थे, लेकिन अब की बार वह रास्ता भटक गया। अब रास्ता भटकने की वजह से उनको सब कुछ नया दिखाई दे रहा था, नए नए गांव, नए खेत। अब क्या करें? अब वो दोनों अपनी मुख भाषा में कहने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। हीरा ने क्या कहा मोती से कि रास्ता भूल गए। देखिए, यहाँ पर भी एक विपत्ति और आ गई कि अब क्या, वहां से भाग गए, अब कहाँ जाएं? तुम तो बेतहाशा भागे। अब वो कह रहे कि तुम तो बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। यानी तुम तो बेकार भागे, उसको तो वहीं गिरा देना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? यानी मनुष्य जाति है, वह अपना धर्म छोड़ सकते, लेकिन हम बैल हैं, वह अपना धर्म कैसे छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे। रह रह का आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, यानी एक स्वतंत्रता। हाँ, मस्त हो गया, आज हमें इतना हरा भरा कुछ खाने को मिला है। लेकिन यह मस्ती उनकी कैसे निकलती है वह भी देखिए। तो मस्त होकर उछलते कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो किनारे हट गया। थैंक यू।